आज हम सीखेंगे समबाहुभुजों के संदर्भ में सममिति। क्या आपने आधे से कटा हुआ सेब ठीक से देखा है? यह इस प्रकार दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या विशेष बात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें मध्य से जाती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने पर हम देखते हैं कि इस रेखा के दोनों तरफ के भाग हूबहू एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो। ऐसी आकृति एक सममित आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर कहलाती है। चलिए सममिति यानी सिमेट्री को और अच्छे से समझे। सममिति यानी सिमेट्री आपके लिए नई बात नहीं है। अपने जीवन में आपने कई वस्तुओं को देखा होगा जो सममित यानी सिमेट्रिक है, जैसे फूल, कैरम बोर्ड, एक पत्ता, कैंची और कई सारे। अब आप इस बहुभुज को देखिए। अगर हम इसके मध्य से इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे तो हमें इस बहुभुज के दो भाग प्राप्त होंगे, दायां भाग और बायां भाग। यहाँ बायां भाग हूबहू दाएं भाग के जैसा है, लेकिन वह पार्श्व रूप से उल्टा है। अगर हम चित्र को इस रेखा के अनुदिश मोड़कर दायां भाग बाएं भाग पर रखें, तब हम देखते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आकृति सममित है। जब एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले, तब हम कहते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री है। वह रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर हमें रैखिक सममिति दिखाई देती है, एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। रैखिक सममिति का दर्पण परावर्तन यानी मिरर रिफ्लेक्शन से निकट संबंध है। अगर हम इसी आकृति में इस सममित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रखें, तो हम देखते हैं कि बाएं भाग का दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब आकृति के दाएं भाग से हूबहू मेल खाता है। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हम समझ सकते हैं कि रैखिक सममिति के संदर्भ में आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। इस तरह से रैखिक सममिति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दर्पण रेखा एक सममित रेखा ही होती है, यानी कि किसी आकृति में हम दर्पण रेखा की सहायता से हम सममित रेखा का पता लगा सकते हैं। ध्यान रहे, दर्पण परावर्तन में आकृति के अभिमुखों यानी ओरिएंटेशंस में दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट परिवर्तन होता है, जिसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आकृति का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है और आकृति का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस आकृति में कौन सी रेखा सममित रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम रेखा N को देखें, तो यह रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में बांटती है कि आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए हम रेखा N को एक दर्पण रेखा मान सकते हैं। चूंकि रैखिक सममिति के संदर्भ में दर्पण रेखा ही सममित रेखा होती है, इसलिए N एक सममित रेखा भी है। लेकिन अगर हम रेखा M की बात करें, तो इसके अनुदिश दर्पण रखने पर हमें दो ऐसे भाग प्राप्त नहीं होते जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह से रेखा M एक दर्पण रेखा और साथ ही साथ एक सममित रेखा भी नहीं हो सकती। अगर हम इस आकृति में इस प्रकार क्षैतिज रेखा L बनाएं, तो रेखा L भी आकृति को दो ऐसे भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इससे हमें ज्ञात होता है कि किसी आकृति में एक से अधिक सममित रेखाएं भी हो सकती है। विशेषतः जब हम बात करते हैं समबाहुभुजों की, तो हम इनमें एक से अधिक सममित रेखाएं देख सकते हैं। समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा सभी कोणों का माप बराबर होता है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है, क्योंकि इसकी सभी तीनों भुजाएं बराबर है
एवं सभी 3 कोण बराबर है। प्रत्येक का माप 60 डिग्री होता है। क्या आप बता सकते हैं इस त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस प्रकार 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह वर्ग भी एक समबहुभुज है और इसमें इस प्रकार 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसी तरह हम सम पंचभुज में 5, सम षडभुज में 6 और सम सप्तभुज में 7 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। क्या आप इस पैटर्न को समझकर कोई नियम बता पाएंगे जिससे हम किसी समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं हैं यह ज्ञात कर पाएं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी उनकी भुजाएं हैं। तो बताइए, एक सम अष्टभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें 8 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो आज हमने सीखा समबहुभुजों के संदर्भ में सममिति। अगले वीडियो में कुछ उदाहरण लेकर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। आज हम समबहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। नीचे दर्शाई गई आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हैं? हम जानते हैं कि एक दर्पण रेखा आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं। ऐसे लगता है मानो वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री के संदर्भ में दर्पण रेखा को सममित रेखा माना जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सममित रेखा आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस समझ के साथ हम दी आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम पहली आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो यह रेखा पहली आकृति के 2 ऐसे भाग करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए हम इस रेखा को एक सममित रेखा कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम पहली आकृति में एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचते हैं तो यह रेखा आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए क्षैतिज रेखा सममित रेखा नहीं है। अब हम आकृति पर इस प्रकार एक तिरछी रेखा खींचेंगे। यह रेखा आकृति 1 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए यह रेखा सममित रेखा नहीं है। इसी तरह आप वीडियो रोककर इस आकृति को कागज पर बनाइए और पता कीजिए कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती है। आप जान पाएंगे कि इस आकृति में केवल एक ही सममित रेखा है। अब चलिए आकृति 2 की बात करें। आकृति 2 में हम मध्य से जाती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा एक सममित रेखा है। इसी प्रकार हम आकृति के मध्य से जाती हुई एक क्षैतिज रेखा और 2 तिर्यक रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा आकृति के 2 ऐसे भाग करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। यानी कि ये सब भी सममित रेखाएं हैं। इनके अलावा आकृति 2 में ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती जिससे हमें आकृति के 2 ऐसे भाग प्राप्त हो जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति 2 में 4 सममित रेखाएं हैं। अगला उदाहरण, आकृति में दर्शाए गए आकार को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि वह आकार दर्शाई गई सममित रेखाओं के अनुदिश सममित हो। हम जानते हैं कि सममित रेखा आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस समझ के साथ हम रेखा M और रेखा N को दर्पण रेखा मानकर आकृति के दर्शाए भाग का प्रतिबिंब बनाते जाएंगे, जिससे हमें पूर्ण आकृति प्राप्त होगी। यह हम दर्शाए गए वर्गों की सहायता से करेंगे। चलिए क्षैतिज रेखा N को दर्पण रेखा मानकर
आकृति का प्रतिबिंब खींचे। यह हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा M को दर्पण रेखा मानकर बाएं भाग का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर खींचेंगे। इसके लिए हमें इन दोनों भागों को ध्यान में रखना होगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी के साथ हमने आकृति को पूरा कर लिया है। यह आकृति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों रेखाओं के अनुदिश सममित है, जिससे यह सत्यापित होता है कि हमारा जवाब सही है। आज हमने समबाहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो में देखेंगे समबाहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे घूर्णन सममिति। ताश के इस पत्ते को देखिए। जरा सोचिए, अगर हम इसे केंद्र के चारों ओर 180 डिग्री पर घुमाएं तो क्या होगा? हमें हूबहू पहले जैसी ही आकृति दिखाई देगी। आपने हवाई चक्री के साथ जरूर खेला होगा। अगर इसे भी हम केंद्र के चारों ओर घुमाते हैं तो कुछ स्थितियों में हूबहू पहले जैसी ही आकृति प्राप्त होती है। अब रंगोली के इस चित्र को देखिए। अगर हम इसे भी केंद्र के चारों ओर घुमाएं तो हमें कुछ स्थितियों में हूबहू पहले जैसी आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह कई ऐसे आकार हैं जिन्हें घुमाने पर हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है। हम कहते हैं कि ऐसी आकृतियों में घूर्णन सममिति है, यानी रोटेशनल सिमेट्री है। आज हम घूर्णन सममिति की समझ बनाएंगे। इस आकृति को देखिए। यह 4 पंखुड़ियों वाले फूल की आकृति है। हम इसे इस प्रकार केंद्र के चारों ओर घुमा सकते हैं। जब कोई वस्तु घूमती है तो हम कहते हैं कि वह घूर्णन यानी रोटेशन कर रही है। घूर्णन करने से इस आकृति के माप या आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी तरह जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार एवं माप में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि फूल की यह आकृति एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन कर रही है। घूर्णन वस्तु को जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है उसे हम घूर्णन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हम इस आकृति के घूर्णन के केंद्र को इस प्रकार दर्शाएंगे। कोई भी आकृति 2 दिशाओं में घूर्णन कर सकती है। जब आकृति घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन करती है तो हम कहते हैं वह दक्षिणावर्त घूर्णन यानी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। इसी तरह जब आकृति घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है तब हम कहते हैं कि वह वामावर्त घूर्णन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु हमेशा पूरा चक्कर लगाते हुए यानी कि 360 डिग्री के कोण में ही घूर्णन करे, बल्कि हम इसे किसी कोण के लिए भी घुमा सकते हैं। जैसे हम इसे 1/4 चक्कर के लिए घुमाएंगे। 1/4 चक्कर के दौरान आकृति 90 डिग्री के कोण से घूर्णन करती है। इसी तरह अगर आकृति को आधे चक्कर के लिए घुमाया जाए तो आकृति 180 डिग्री के कोण का घूर्णन करती है। इस प्रकार घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को हम घूर्णन कोण यानी एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इस आकृति को देखिए। मान लीजिए आकृति की यह प्रारंभिक स्थिति है। पंखुड़ियों को पहचानने के लिए हम इस पंखुड़ी पर एक छोटा सा चिन्ह बनाएंगे। मान लीजिए यह आकृति घूर्णन केंद्र के परित यानी चारों ओर 90 डिग्री का घूर्णन करती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आकृति पहले जैसी ही है। ऐसा लगता है मानो आकृति घूमी ही नहीं, यानी कि 90 डिग्री का घूर्णन करने से पहले की आकृति 90 डिग्री का घूर्णन करने के बाद की आकृति से सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। अगर घूर्णन के बाद आकृति पहले आकृति जैसी ही दिखाई देती है, यानी कि पहले आकृति से सर्वांगसम होती है, तो हम कहते हैं कि आकृति में घूर्णन सममिति है। इसलिए 90 डिग्री के घूर्णन कोण पर हमें आकृति में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि आकृति 90 डिग्री कोण के अलावा और कौन से कोण का घूर्णन करे
जिससे हमें आकृति पहले जैसी ही दिखाई देगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। 90 डिग्री कोण के अलावा अगर आकृति 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री इनमें से किसी कोण में भी घूर्णन करे तो हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है, यानी कि पहले स्थिति की आकृति की सर्वांगसम आकृति प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति के एक पूरे चक्कर में यानी 360 डिग्री के घूर्णन के दौरान हमें ऐसी 4 स्थितियां प्राप्त होती है जब पहले आकृति की सर्वांगसम आकृति प्राप्त होती है। एक पूर्ण चक्कर के दौरान आकृति अपने पहले की स्थिति में कितनी बार सर्वांगसम दिखाई देती है उसे घूर्णन का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। चूंकि यहाँ एक पूर्ण चक्कर में आकृति अपने पहले स्थिति में 4 बार सर्वांगसम दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 4 यानी ऑर्डर 4 की घूर्णन सममिति है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए। इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं एवं सभी कोण भी बराबर नहीं हैं। क्या इस त्रिभुज में घूर्णन सममिति है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब हम इस त्रिभुज को 360 डिग्री यानी पूर्ण चक्कर के लिए घुमाते हैं, केवल उसी स्थिति में हमें इस त्रिभुज का सर्वांगसम त्रिभुज प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में क्रम 1 यानी ऑर्डर 1 की घूर्णन सममिति है। साधारणतः प्रत्येक आकृति 360 डिग्री के घूर्णन के बाद फिर से अपने पहले की स्थिति में आ जाती है, यानी कि 0 डिग्री के घूर्णन पर आ जाती है, मानो घूर्णन हुआ ही नहीं। इसलिए प्रत्येक आकृति में क्रम 1 की घूर्णन सममिति होती है। उम्मीद है अब आपको घूर्णन सममिति की अच्छी समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा घूर्णन सममिति। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाई गई आकृतियों में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री का क्रम पता कीजिए। हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्कर के दौरान आकृति अपने पहले की स्थिति से कितनी बार सर्वांगसम दिखाई देती है उसे घूर्णन का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। चलिए पहली आकृति पर विचार करें। हमारी सुविधा के लिए हम यहाँ एक बिंदु अंकित करेंगे। अगर यह आकृति दर्शाए घूर्णन के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करती है तो वह 180 डिग्री कोण के घूर्णन पर एक बार और 360 डिग्री कोण के घूर्णन पर दूसरी बार पहली स्थिति की आकृति से सर्वांगसम दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि पहली आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। चलिए अब दूसरी आकृति पर विचार करें। हमारी सुविधा के लिए हम इसके एक कोने में एक बिंदु अंकित करेंगे। अगर यह आकृति दर्शाए घूर्णन के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करती है तो वह 120 डिग्री कोण के घूर्णन पर एक बार, 240 डिग्री कोण के घूर्णन पर दूसरी बार और 360 डिग्री कोण के घूर्णन पर तीसरी बार पहली स्थिति की आकृति से सर्वांगसम दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि दूसरी आकृति में क्रम 3 की घूर्णन सममिति है। अब चलिए तीसरी आकृति की बात करें। अगर यह आकृति दर्शाए घूर्णन के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करती है तो सिर्फ 360 डिग्री के घूर्णन पर वह पहले स्थिति में दर्शाई आकृति से सर्वांगसम होती है, यानी कि तीसरी आकृति में क्रम 1 की घूर्णन सममिति है। अगला उदाहरण, क्या नीचे दर्शाई आकृति सममित है? यदि है तो घूर्णन का क्रम ज्ञात कीजिए। अगर घूर्णन के बाद आकृति पहले आकृति से सर्वांगसम है तो हम कहते हैं कि आकृति में घूर्णन सममिति है। चलिए पता करें कि दी आकृति में घूर्णन सममिति है अथवा नहीं। हमारी सुविधा के लिए हम यहाँ एक बिंदु अंकित करेंगे जिससे हम घूर्णन की स्थिति को समझ सके। अब चलिए दर्शाए गए घूर्णन के केंद्र के चारों ओर आकृति को घुमाते हुए ज्ञात करें कि इसमें घूर्णन सममिति है अथवा नहीं। जब इस आकृति को 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तब हम देखते हैं कि यह आकृति पहले की आकृति से हूबहू मेल खाती है, यानी कि दोनों स्थितियों में आकृतियां सर्वांगसम हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति है।
चलिए घूर्णन का क्रम ज्ञात करें। हमें 60 डिग्री के कोण पर घूर्णन करने पर पहले आकृति से सममित आकृति प्राप्त हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि आकृति को 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री के कोणों पर घुमाने पर भी हमें पहले आकृति से सममित आकृतियां प्राप्त होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दी आकृतियों में क्रम 6 की घूर्णन सममिति है। इन कोणों को देखकर हम कह सकते हैं कि घूर्णन सममिति में सभी कोण पहले कोण के गुणज यानी मल्टीपल है। यह सभी स्थितियों के लिए सत्य है। अब आप स्वयं पता कीजिए कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो 180 डिग्री के कोण पर घूर्णन करने पर सममित होते हैं। तो आज हमने देखे घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। अगली वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, एक वृत्त यानी सर्कल में घूर्णन का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि वृत्त को केंद्र यानी सेंटर के चारों ओर घुमाते हुए प्रत्येक 1 डिग्री के कोण पर पहले वृत्त से सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट वृत्त प्राप्त होगा। वे सोचते हैं कि 1 डिग्री में एक बार, ऐसे 360 डिग्री में 360 बार सर्वांग सम वृत्त प्राप्त होंगे। इसलिए वे सोचते हैं कि वृत्त में क्रम 360 की घूर्णन सममिति है। इस गलत समझ के कारण ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि वृत्त को 1 डिग्री के कोण से कम कोण पर घुमाने पर भी हमें पहले वृत्त से सर्वांग समवृत्त प्राप्त होता है। चूंकि 0 और 1 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, इसलिए ऐसे अनंत कोण हो सकते हैं जब हमें पहले वृत्त से सर्वांग समवृत्त प्राप्त होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में घूर्णन का क्रम अनंत होता है। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे दर्शाए गए समचतुर्भुज यानी रोम्बस में घूर्णन का क्रम पहचानिए। यहाँ दर्शाए समचतुर्भुज की 4 भुजाएं समान हैं। 4 समान भुजाओं के आधार पर बच्चे सोचते हैं कि इस आकृति में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। भुजाओं या कोणों के मापों के आधार पर किसी आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम क्या है, यह पता करना गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि अगर हम इस आकृति के किसी एक स्थान पर बिंदु यानी पॉइंट लेते हैं और इसे आकृति के केंद्र के चारों ओर घुमाते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ 180 डिग्री घूर्णन पर और 360 डिग्री के घूर्णन पर हमें पहली आकृति से सर्वांगसम आकृति प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दी आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। आज हमने देखी घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। हम सीखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। इस आकृति को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है अथवा नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम इस आकृति के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो यह रेखा आकृति को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि वे एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं। इस प्रकार जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसाइड हो जाएं, तब आकृति में रैखिक सममिति होती है। इसलिए इस आकृति में रैखिक सममिति है, यानी कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है। इसी तरह हम इस आकृति में एक क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं जो इसे 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक
सममित रेखा है। इन दो रेखाओं के अलावा और कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो आकृति में रैखिक सममिति दर्शाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में दो सममित रेखाएं हैं। घूर्णन सममिति में आकृति की घूर्णन के पहले की स्थिति और घूर्णन के बाद की स्थिति एक जैसी होती है। अब जरा सोचिए, क्या इस आकृति में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है? सोचिए सोचिए। घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अगर इस आकृति को इसके केंद्र के परीत यानी चारों ओर घुमाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर आकृति हूबहू प्रारंभिक आकृति से मिलती है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि यह आकृति 360 डिग्री के घूर्णन पर फिर से प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति 2 बार प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से इस आकृति में रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। अब इस आकृति को देखिए और बताइए कि इसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति है या नहीं। इस आकृति में हम किसी भी प्रकार से एक सममित रेखा नहीं खींच सकते जिससे कि हमें आकृति के दो ऐसे भाग मिले जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति नहीं है। क्या इसमें घूर्णन सममिति है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। हम देखते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर और 360 डिग्री के घूर्णन पर आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति 2 बार प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। अब चलिए इस आकृति की बात करें। यह एक वृत्त यानी सर्कल है। वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। हम वृत्त के केंद्र में से जाने वाली कोई भी रेखा खींचेंगे तो वह रेखा वृत्त को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह से वृत्त में रैखिक सममिति है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं हैं। इसी तरह हम घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए वृत्त पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अब हम वृत्त को किसी भी कोण जैसे 0.1 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री इत्यादि के पारित घुमाकर प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती आकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब आप जरूर पता कीजिए कि एक षड़भुज यानी हेक्सागोन में कितनी सममित रेखाएं हैं तथा इसके घूर्णन का क्रम क्या है। तो आज हमने सीखा रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। नीचे दी हुई आकृति में रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री
और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री दोनों है या नहीं ज्ञात कीजिए। जब आकृति को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसिडेंट हो, यानी आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तब हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन इस आकृति को इस प्रकार विभाजित करती है कि आकृति का बायां आधा भाग दाएं आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए आकृति में रैखिक सममिति है। जिस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें रैखिक सममिति दिखाई देती है उसे हम एक सममित रेखा कहते हैं। इस आकृति में ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और तिरछी रेखाएं भी सममित रेखाएं हैं। आकृति में घूर्णन सममिति तब होती है जब घूर्णन के बाद आकृति स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई दे। एक चक्कर घूर्णन के दौरान अगर सिर्फ एक बार आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है यानी पहले जैसे दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि आकृति में क्रम एक की घूर्णन सममिति है। लेकिन घूर्णन करते हुए अगर आकृति प्रारंभिक आकृति से दो या दो से अधिक बार मेल खाती है, तो हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर आकृति को केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं, तो हमें प्रारंभिक आकृति से हूबहू मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम आकृति को 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे, तो इन स्थितियों में भी हमें प्रारंभिक आकृति से मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इस तरह से आकृति के एक पूरे चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां हैं जब आकृति पहले जैसी ही दिखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। इस प्रकार दी हुई आकृति में रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हैं। अगला उदाहरण, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल की रफ आकृति खींचिए जिसमें रैखिक सममिति न हो लेकिन क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो। एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जिसका कोई भी कोण समकोण यानी राइट एंगल न हो और आसन्न भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स की लंबाई भिन्न हो, इस सवाल का एक जवाब है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते, यानी कि इसमें रैखिक सममिति नहीं है। लेकिन यदि इसे केंद्र के चारों ओर 180 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए, तो हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में 2 बार आकृति हूबहू पहले जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से दिए सवाल का एक जवाब है एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण समकोण न हो और आसन्न भुजाओं की लंबाई भिन्न हो। क्या एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस भी इस सवाल का जवाब हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि इसमें रैखिक सममिति होती है। लेकिन हमें ऐसा चतुर्भुज चाहिए जिसमें रैखिक सममिति न हो, इसलिए यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों से चर्चा करते हुए सभी चतुर्भुजों के बारे में सोचिए और पता कीजिए कि कौन से चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं हैं और घूर्णन का क्रम क्या है। तो आज हमने देखे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे।
देखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ और उदाहरण। राहुल और मनीषा नीचे दर्शाई आकृति पर चर्चा कर रहे थे। राहुल का मानना था कि इस आकृति में दो सममित रेखाएं यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री है एवं क्रम 12 की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री है। लेकिन मनीषा का मानना था कि इस आकृति में 6 सममित रेखाएं हैं और क्रम 6 की घूर्णन सममिति है। ज्ञात कीजिए राहुल की समझ सही है या मनीषा की। यहाँ राहुल ने जरूर एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखा यानी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक क्षैतिज सममित रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री खींची होगी और सोचा होगा कि आकृति में 2 सममित रेखाएं हैं। राहुल और सममित रेखाएं खींचना भूल गया होगा। इसी तरह उसने सभी कोनों की गिनती की होगी जो 12 है और समझा होगा कि यहाँ 12 कोने हैं, इसलिए घूर्णन सममिति का क्रम भी 12 होगा। यह भी गलत समझ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल की समझ गलत है। आपको याद होगा कि यदि आकृति को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के 2 भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसिडेंट हो जाएं, तो आकृति में रैखिक सममिति होती है और वह रेखा एक सममित रेखा कहलाती है। इस तरह से इस आकृति में इस प्रकार से पहली, इस प्रकार से दूसरी, इस प्रकार से तीसरी, इस प्रकार से चौथी, इस प्रकार से 5वीं और इस प्रकार से 6ठी सममित रेखा खींच सकते हैं। इसमें हम और सममित रेखाएं नहीं खींच सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में 6 सममित रेखाएं हैं। घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि आकृति को घुमाने पर यदि वह पहले जैसी दिखती है तो आकृति में घूर्णन सममिति होती है। जिस कोण पर आकृति को घुमाने पर हमें घूर्णन सममिति दिखाई देती है उस कोण को हम घूर्णन का कोण कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर में जितने घूर्णन के कोण होते हैं उनकी गिनती को हम घूर्णन का क्रम कहते हैं। यहाँ इस आकृति में 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री इत्यादि 6 कोणों पर घुमाने के बाद हमें घूर्णन सममिति दिखाई देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 6 की घूर्णन सममिति है। इससे अब हम कह सकते हैं कि मनीषा की समझ सही है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर C के मध्य से जाती हुई एक क्षैतिज रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, जिससे ऊपरी आधा भाग और नीचे का आधा भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सममित रेखा है। इस रेखा के अलावा और कोई भी सममित रेखा C पर नहीं खींची जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि C में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसी तरह हम C को एक पूर्ण चक्कर के लिए घुमाएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 360 डिग्री के घूर्णन पर सिर्फ एक बार हमें पहले जैसी आकृति दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि C में क्रम 1 की घूर्णन सममिति है। इसी तरह आप N की पंक्ति स्वयं भरिए। अब तीसरी पंक्ति के इस आकार को देखिए। क्या इसमें
हम कोई सममित रेखा खींच सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। इसलिए इस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या 0 है। इसी तरह इस आकृति को अगर हम 120 डिग्री के कोण पर, 240 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो हमें पहले जैसी ही आकृति प्राप्त होती है। चूंकि एक पूर्ण चक्कर के घूर्णन के दौरान हमें 3 बार पहले जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 3 की घूर्णन सममिति है। अब आप दिए सभी आकारों के लिए सारणी को स्वयं पूरा कीजिए। तो आज हमने देखे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ और उदाहरण।